फॉर एग्ज़ाम्पल अब ऐसा है कि अगर आपके पास आइल्स नहीं है, तो फिर ऑनलाइन आपकी जो प्रोफ़ाइल क्रिएट हुई है आप में, उसमें उसको क्रिएट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट ही जब पूरी नहीं हो रही, तो फिर उसकी कोई रीज़न नहीं बनती कि आप वहाँ पे अपना जो प्रोफ़ाइल क्रिएट करें। बेस्ट जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो ये है कि सबसे पहले आप अपनी प्रोफ़ाइल क्रिएट ना करें, सबसे पहले अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें, सच एज़ बर्थ सर्टिफ़िकेट, पासपोर्ट्स, मैरिज सर्टिफ़िकेट्स, आइल्स कर रहे हैं, एसएलपी कर रहे हैं, टीईएफ कर रहे हैं, जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन है वो आप उसको कंप्लीट करें। उसके बाद एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफ़ाइल क्रिएट करें। आज हम बात करते हैं कनाडा इमिग्रेशन के जो स्टेप्स हैं कि कौन-कौन से स्टेप्स जब हम आप इमिग्रेशन करते हैं तो कौन-कौन से स्टेप्स हैं या कौन-कौन से प्रोसेस हैं जो हमने करने होते हैं। सबसे पहले आता है डिटरमिनिंग द एलिजिबिलिटी। तो जब भी आप एलिजिबिलिटी चेक करते हैं तो उसमें कुछ फैक्टर्स काउंट होते हैं, जैसा कि आपकी एज, आपकी एजुकेशन, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी अडॉप्टेबिलिटी या आपकी जो कनेक्शंस हैं, लेट्स सपोज के जैसे कुछ प्रोविंसेस में आपके कुछ फैमिली रिलेटिव्स रहते हैं, रिलेटिव्स में आते हैं सिबलिंग्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चाइल्ड, अगर आपके कुछ कनेक्शंस हैं, अगर आपने वहाँ पे स्टडी की हुई है, कुछ डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री ली हुई है, तो वो अडॉप्टेबिलिटी में आते हैं। तो ये फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे आपकी एलिजिबिलिटी डिटरमाइन होती है। जब आप इमिग्रेशन एलिजिबिलिटी डिटरमाइन कर लेते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि कौन सा प्रोग्राम के लिए आप सूटेबल हैं या आपकी प्रेफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल आप फेडरल स्किल्ड वर्कर को प्रेफर करते हैं, क्या आप उस कैटेगरी के अंडर आते हैं, फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम में आते हैं, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में आते हैं, या फिर आप किसी भी प्रोविंस से आप एज अ नॉमिनी होते हैं या नॉमिनेशन लेते हैं। तो ये जो मतलब कि 3-4 जनरल प्रोग्राम हैं जिनके थ्रू आप जो है अपनी एलिजिबिलिटी के बाद आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप जब आप ये चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी डिसाइड कर लेते हैं, प्रोग्राम चूज़ कर लेते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आपका ऑनलाइन पोर्टल जो आईआरसीसी की वेबसाइट पे पोर्टल होता है एक्सप्रेस एंट्री का, आप वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। अपना जब आप साइन अप करते हैं तो आपको एक ईमेल चाहिए होता है, और जब आप साइन अप कर लेते हैं देन आपने अपनी जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है, लेट्स सपोज आपकी एजुकेशन, आपकी एज, आपका वर्क एक्सपीरियंस, आपकी अडॉप्टेबिलिटी, ये सारे इन्फॉर्मेशन आप अपने आईआरसीसी पोर्टल जो एक्सप्रेस एंट्री का पोर्टल है वहाँ पे आप एक्यूरेटली इसको अपलोड करते हैं। जब आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है तो मेक श्योर मोस्टली लोग ऐसा भी करते हैं कि अपनी प्रोफाइल सबमिट कर देते हैं, और जो आइल्स है या फ्रेंच है जो इसकी लैंग्वेज का कोर्स है वो बाद में करते हैं। बहुत ऑप्शंस ठीक हैं, लेकिन उसमें क्या है कि आपकी जो एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल है वो उसकी वैलिडिटी होती है। लेट्स सपोज अगर आप आज प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और 6 महीने बाद आपका आइल्स क्लियर होता है, देन यू हैव वेरी लेस टाइम टू मूव फॉरवर्ड। तो वो कुछ टाइम के लिए आपकी जो एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल है वो वैलिड रहती है और उसके बाद सिस्टम से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती है। तो बेस्ट ये है कि आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है उसका प्रोसेस कंप्लीट करें, और उसके बाद आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करें और अपनी इन्फॉर्मेशन सबमिट करें। अब एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में जब आपने अपनी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट सबमिट कर देंगे, तो फिर उसमें ऐसा भी है, फॉर एग्जांपल अब ऐसा है कि अगर आपके पास आइल्स नहीं है, तो फिर ऑनलाइन आपकी जो प्रोफाइल क्रिएट हुई है आप में, उसमें उसको क्रिएट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट ही जब पूरी नहीं हो रही, तो फिर उसकी कोई रीज़न नहीं बनती कि आप वहाँ पे अपना जो प्रोफाइल क्रिएट करें। बेस्ट जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो ये है कि सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट ना करें, सबसे पहले अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें, सच एज़ बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट्स, मैरिज सर्टिफिकेट्स, आइल्स कर रहे हैं, एसएलपी कर रहे हैं, टीईएफ कर रहे हैं, जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन है वो आप उसको कंप्लीट करें। उसके बाद एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट करें। जब आपने एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल क्रिएट करनी है, तो जैसा कि मैंने बताया कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होनी चाहिए। अब डॉक्यूमेंटेशन में और क्या चीज़ आती है, अगर तो आपके पास कैनेडियन स्टडीज़ है, अगर आपने कोई डिग्री डिप्लोमा कनाडा से किया हुआ है, तो देन यू डोंट हैव टू हैव ईसीए, एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी स्टडी फ़ॉरेन से है, तो आपके पास वैलिड ईसीए होना चाहिए। आप ईसीए कैसे करवाएँगे? आप डब्ल्यूईएस वहाँ से करवा सकते हैं, या आईकास, या इससे जो मिलती-जुलती और भी डिफरेंट फर्म्स हैं जो इक्विवेलेंसी करती हैं, आप वहाँ से जाके ईसीए करवाएँ। तो आपका जो वैलिड ईसीए होगा वो आपकी प्रोफ़ाइल के साथ अटैच होगा। अब जबकि आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो चुके हैं, आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल जो है वो एक्टिव है, आपने जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी वो आपने अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में कंप्लीट कर दी है। तो अब जब आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल कंप्लीट है और एक्टिव है, जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन है वो आपने अपलोड कर दी है, तो नाउ यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम कि आपका जो सीआरएस है, कम्प्रिहेंसिव रैंकिंग स्कोर, अब आपने वो देखना है कि आपका टोटल कितना आ रहा है।
आपका टोटल कितना आ रहा है और जो पास्ट ड्रॉज़ हुए हैं, उनका जो कट ऑफ स्कोर था वो कितना था। ये कट ऑफ स्कोर जो है वो टाइम टू टाइम और कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करता है, कभी कितना, कभी कितना, कभी कितना। सो डिपेंड करता है कि आप कौन-सी कैटेगरी में हैं और आपका स्कोर कितना है। तो फिर आपने आईटीए का वेट करना है इन्विटेशन टू अप्लाई। इन केस फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्कोर जो सीआरएस है वो 350 है। अब इस सिचुएशन में लेट्स से आपकी जो फ़ील्ड है, मान लेते हैं कि आपकी फ़ील्ड जो है एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क हो गई या आप अकाउंटिंग टेक्नीशियन हैं। अब इस दफ़ा फॉर जस्ट एन एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि अब जो विथड्रॉ हुआ है उसमें जो कट ऑफ स्कोर था वो 349 था अकाउंटिंग टेक्नीशियन की फ़ील्ड में। तो आपका स्कोर है 350, तो दैट मीन्स कि आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं या आप सिलेक्ट हो सकते हैं क्योंकि कट ऑफ स्कोर आप मीट कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि आपको आईटी आएगा, इन्विटेशन टू अप्लाई। जब इन्विटेशन टू अप्लाई आपको आईटी आता है तो इन दैट केस आपने अपनी फॉर्मल एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, जिसमें कुछ नेसेसरी फॉर्म्स होते हैं जो आपने फिल करने होते हैं। अगर आप किसी के रिप्रेजेंटेटिव को यूज़ कर रहे हैं, उसके फॉर्म होते हैं। आपकी उसमें उस उन फॉर्म में बेसिकली मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं जिसमें आपने अपनी बैकग्राउंड डिटेल बैकग्राउंड हिस्ट्री आपने बतानी होती है कि कब आपने क्या किया, कब आप कहाँ पे थे, डिटेल सब कुछ। जब आपको आईटी आता है, जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, तो मेक श्योर करें कि आपके अकाउंट्स में जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो एक्यूरेट हो। कभी भी इसको मिसअंडरस्टैंड ना करें कि थोड़े कम हो जाएँगे तो इट्स ओके, दैट्स नॉट ओके। जितनी फंड्स की रिक्वायरमेंट है, पहले भी कह चुका हूँ कि उसको मीट करें और उसके बाद आपका क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्लीज़ क्लियरेंस सर्टिफिकेट और प्रूफ ऑफ फंड्स ये मैंडेटरी हैं। जब आपकी एप्लीकेशंस प्रोसेस में होती है तो इस टाइम के दौरान में वो आपके हेल्थ चेकअप के लिए आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप ये मेन 3 स्टेप्स आते हैं जब आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो रही होती है, तो ये 3 स्टेप आते हैं जिसमें पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट तो इनिशियली वो आप सबमिट कर देते हैं आपका। उसके बाद जो हेल्थ है वो आपको प्रोसेस के दौरान ही आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना हेल्थ चेकअप के लिए अपने जो डॉक्यूमेंट हैं, सम टाइम वो आपको बायोमेट्रिक का भी कहते हैं कि जो नियरेस्ट ऑफिस है, जो मोस्टली बायोमेट्रिक होते हैं, स्पेशली जब अगर आप मिडल ईस्ट में हों या आप इंडिया में हों या पाकिस्तान में हों, तो वीएफएस ग्लोबल में आपके बायोमेट्रिक सबमिट होते हैं। उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, जो भी इसकी नेसेसरी फ़ी है, वो आपने पे करनी है और जब आप फ़ी पे कर लेते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाती है। फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोसेसिंग का। जब एप्लीकेशन प्रोसेस हो रही होती है, तो इस दौरान में अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट किया जाए आईआरसीसी की तरफ से, तो उस सूरत में जो टाइम है, वो जो प्रोसेसिंग टाइम है, वो एक्सटेंड भी हो सकता है। लेट्स सपोज़ अगर आप बात करें एक्सप्रेस एंट्री में, लेट्स सपोज़ अगर आप एक्सप्रेस एंट्री में आप फेडरल स्किल्ड वर्कर में हैं, तो आप की जो प्रोसेसिंग टाइम जस्ट एन एग्ज़ाम्पल अगर 6 मंथ है, तो अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो आपका जो ये प्रोसेसिंग टाइम है, ये इंक्रीज़ भी हो सकता है। जब आप कि ये कंप्लीट हो जाता है सारा स्टेप, आप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो सीओपीआर होता है या ईसीओपीआर कंफर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंसी। और अगर आप उस कंट्री से हैं जहाँ के रेजिडेंट्स को वीज़ा चाहिए, तो फिर वो आपका जो पासपोर्ट है वो स्टैंपिंग के लिए जाता है। आप जो उस पे स्टैंप करवाते हैं वीज़ा, आपका सीओपीआर आता है। तो सीओपीआर बेसिकली एक पेपर होता है जिस पे आपकी तमाम डिटेल्स होती हैं, जिसमें आपकी आइडेंटिटी, आपकी फ़ोटो, आपकी एज, आपकी हाइट, आपकी आई कलर, आपके आप जब लैंड करते हैं तो उस पे लैंडिंग डेट आती है। तो ये बेसिकली तमाम डिटेल्स सीओपीआर पे होती हैं जो आपने कैरी करनी होती हैं एट द टाइम ऑफ ट्रैवल टू कनाडा। जो आपको सीओपीआर आता है उसकी एक वैलिडिटी होती है। आपने विद इन वैलिडिटी डेट आपने लैंड करना होता है। 2 मंथ्स भी हो सकती है, 3 मंथ्स भी हो सकती है, डिपेंड्स। तो आपने विद इन दैट टाइम फ्रेम आपने लैंडिंग करनी होती है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो एज अ सॉफ्ट लैंडिंग करते हैं, आते हैं कनाडा और फिर वापस चले जाते हैं जहाँ पे भी वो जॉब कर रहे होते हैं। तो वो फिर टाइम के साथ आते हैं, साल बाद 2 साल बाद या जब भी आपने आते हैं एक दफ़ा लैंडिंग करके। जब आप लैंडिंग कर लेते हैं तो एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस आप पोर्ट ऑफ एंट्री पे जो आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, स्पेशली सीओपीआर और पासपोर्ट, तो वो जो सीबीएसए है, कैनेडियन बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी, फिर वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं और आप उसको स्टैंपिंग करते हैं, तो देन दे वेलकम यू इन द कंट्री।